हाय एंड वेलकम। और आज हम लोग स्वागत करते हैं आपका एपिसोड नंबर 12 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष। और आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे गए कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल मुझसे पूछा है पंकज जी ने। पंकज सिंह जो हैं वो गाज़ीपुर से हैं। उन्होंने ये पूछा है कि उनको 4 साल से L4 L5 डिस्क की दिक्कत है। क्या ये दिक्कत ठीक हो सकती है एंडोस्कोपी के माध्यम से या नहीं? उनका सवाल है कि 4 साल पुरानी दिक्कत को क्या एंडोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं या उसके लिए ओपन स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। मैं ये समझ पा रहा हूँ। तो देखिए पंकज जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी परेशानी 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है तो उसके लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नहीं की जा सकती या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है या ओपन स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। बल्कि मुझे लगता है परेशानी अगर ज़्यादा पुरानी है तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ज़्यादा अच्छा उसमें काम करती है, क्योंकि टिश्यू डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा अच्छा हो पाता है, टिश्यू डिसेक्शन ज़्यादा अच्छा हो पाता है। और हमारे पास इस तरह के बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें एंडोस्कोपी से डिस्क की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि उन पेशेंट्स जिनको स्क्रू या पेच की ज़रूरत है उनके केस में कभी कभी एंडोस्कोपी अच्छा काम करती है और कभी कभी माइक्रोस्कोपी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे जवाब से अपनी प्रॉब्लम का हल मिला होगा। यदि फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें फिर से कमेंट बॉक्स में अपना सवाल बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल पूछा है इरशाद आलम जी ने। उन्होंने बताया है कि उनके छोटे पापा के स्पाइन में ट्यूमर है और डॉक्टर ने बताया है कि सर्जरी काफ़ी रिस्की है। तो देखिए इरशाद जी, स्पाइन ट्यूमर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ ट्यूमर्स की सर्जरी काफ़ी रिस्की होती है, कुछ ट्यूमर्स की सर्जरी थोड़ी कम रिस्की होती है और कुछ ट्यूमर्स की सर्जरी लगभग ना के बराबर रिस्की होती है। यदि आपका जो स्पाइन ट्यूमर है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल है तो रिस्क बहुत कम होता है। अगर इंट्राड्यूलर है और एक्स्ट्रा मेडलरी है तो भी रिलेटिवली रिस्क कम होता है। लेकिन अगर इंट्रा मेडलरी है तो फिर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और उसमें पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट होने के चांसेस होते हैं। तो ट्यूमर किस तरीके का है, ट्यूमर में क्या है, ट्यूमर कितना बड़ा है, ये जानकारी कर लेना ऑपरेशन से पहले बहुत ज़रूरी होता है और इसी के बेस पे आपके डॉक्टर आपको राय दे पाएंगे। आपको इसके लिए अपने स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए, उनको उससे अपनी रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए और फिर इसका प्लान आगे किस तरह से आगे बढ़ना है ये बनाना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे सवाल से आपको संतोषजनक आंसर मिला होगा और आपका जो क्वेश्चन है या जो क्वेरी है वो सॉल्व हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल संजय चतुर्वेदी जी ने पूछा है। उन्होंने बताया है कि उनको गर्दन में और कमर में खिंचाव रहता है और जिसके लिए वो हीटिंग पैड यूज़ कर रहे हैं। देखिए संजय चतुर्वेदी जी, हीटिंग पैड यूज़ करना शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बशर्ते आप उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। पर खिंचाव अगर लंबे समय तक हो रहा है और नहीं जा रहा है तो हमें उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। उसके ब्लड टेस्ट्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस, कभी कभी MRI, एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी जांचें करके पता लगाना चाहिए तो किस कारण की वजह से ये खिंचाव हो रहा है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक स्पाइनल कंसल्ट या फिर अपने स्पाइन डॉक्टर से डिटेल में स्पाइन एग्जामिनेशन करवाना। ये एग्जामिनेशन करा के हम लोग इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम आपको सही राय दे पाएँ और सही राय देने के बाद आपको सही इलाज की तरफ अग्रसर कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल पूछा है दीपक ने और दीपक ने बताया है कि उसे बायलेटरल पार्स का डिफेक्ट है और ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है और जब से ऐसा हुआ है तब से वो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को उसी तरह से जी रहे हैं और वो जानना चाहते हैं इसका फाइनल क्योर क्या है। तो देखिए पार्स डिफेक्ट कई लोगों में होता है और पार्स डिफेक्ट होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बढ़ती ही चली जाएगी। ऑब्वियसली पार्स डिफेक्ट है तो थोड़ी बहुत स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस दिखती है, कभी कभी थोड़ी बहुत ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बिना पार्स डिफेक्ट के भी दिखाई देती है कई लोगों में। तो ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कोई वरीसम फिनोमिना नहीं है, नॉर्मल बैक पेन रह सकता है, लेकिन उसके लिए आप एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप
कुछ इंजेक्शंस का सहारा या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सहारा भी ले सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत है या किसी एक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। स्पार्स डिफेक्ट का मतलब सर्जरी नहीं होता। हाँ, यदि आपको ये दिक्कत बढ़ती जा रही है, दर्द आपके पैरों में जा रहा है, बहुत सीवियर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लिस्थेसिस हो गई है, ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से किसी भी इलाज से कंट्रोल में नहीं आ रही है, या आपकी लाइफस्टाइल डिमांड करती है आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव है जो डिमांड करती है बहुत ज़्यादा रिगरस फिजिकल एक्टिविटी जो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रही है, उन केसेस में आप स्पार्स डिफेक्ट के लिए सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपकी पैथोलॉजी में न्यूरोवैस्कुलर डेफिसिट हो रहा है तो फिर आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। बट रेगुलरली बहुत सारे पेशेंट स्पार्स डिफेक्ट के हमारे पास आते हैं जिनको सर्जरी की पूरे लाइफ टाइम में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करके, थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख के, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ लेके और कभी कभी रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल आशीष कुमार जी ने पूछा है और उन्होंने बताया है कि उनको L4 L5 डिस्क हर्निएशन है और उनको वो ये जानना चाहते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जो है वो ज़्यादा सेफ़ है या ओपन स्पाइन सर्जरी ज़्यादा सेफ़ है। और उनको शायद ऐसा बताया गया है कि ओपन स्पाइन सर्जरी में ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो देखिए आशीष जी, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है जिस सर्जरी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जिस सर्जरी में विजुअलाइजेशन उसको ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का विजुअलाइजेशन कई गुना ज़्यादा अच्छा है ओपन स्पाइन सर्जरी के मुकाबले या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के मुकाबले। उसके कई कारण हैं। एक तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अंडर वाटर की जाती है, तो फिर अंडर वाटर होने के कारण जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं होती क्योंकि प्रेशर होता है हमेशा। ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर क्लियरिटी टिश्यूज़ की कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी बात, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो मिनिमम 15 गुना होता है, कभी कभी 25 गुना तक हो सकता है। तो 25 टाइम्स बड़ा आप कुछ अगर देखते हैं तो ओपन स्पाइन सर्जरी में आप एक चीज़ को छोटा देख रहे हैं और दूसरी चीज़ में आप उसको 25 गुना बड़ा देख रहे हैं, तो उससे आपका ऑब्वियसली क्लियरिटी बढ़ती है। ऐसे ही मानिए कि किसी चीज़ को आप नॉर्मली नंगी आंखों से देखें और किसी चीज़ को आप माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नेकेड आई के मुकाबले रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन होता है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन एंडोस्कोप का होता है। और उसमें डिस्क को आइडेंटिफाई करना, टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना और डिस्क को डिसेक्ट करना ज़्यादा अच्छा पॉसिबल होता है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत फाइन और छोटे होते हैं, जबकि ओपन सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट थोड़े बड़े और क्रूड होते हैं। हालांकि उनका फ़ायदा ये है कि कभी कभी बहुत मेजर पैथोलॉजी को एड्रेस करना आसान होता है ओपन स्पाइन सर्जरी से रिलेटिवली टू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। पर मुझे ऐसा लगता है विजुअलाइजेशन, साफ दिखाई देना और पूरी तरह डिस्क का दिखाई देना मेरे हिसाब से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओपन। हालांकि इसका ऑब्जेक्शन भी लोग कर सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ओपन स्पाइन सर्जरी बेटर है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसका अच्छा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बेटर है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उसका अच्छा है। तो मैं एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उसमें ज़्यादा अच्छी है, मैं रेगुलरली उसको परफॉर्म करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ओपन करते हैं वो ओपन अच्छा करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक अच्छा करते हैं। तो जिसके हाथ में जो चीज़ रेगुलरली करते हैं, अगर आप रोज़ बाइक चलाते हैं तो आप बाइक अच्छी चलाएंगे, रोज़ ट्रक चलाते हैं तो ट्रक अच्छा चलाएंगे, और अगर आप रोज़ एरोप्लेन उड़ाते हैं तो एरोप्लेन अच्छा उड़ाएंगे। तो डिपेंड करता है क्या चीज़ की आपको आदत है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंडोस्कोप में पूरी डिस्क दिखाई नहीं देती या एंडोस्कोप में अच्छी सफाई नहीं होती, बल्कि एंडोस्कोप से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग मुझे नहीं लगता माइक्रोस्कोप में या ओपन में हो सकती है, क्योंकि उसमें जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, एंगुलर विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, टिश्यू डिसेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, और आजकल विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद बोन कटिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट सवाल पूछा है श्रवण सिंह राजपूत सिरोही जी, राजस्थान से। उन्होंने ये पूछा है कि उनके जो पैरों के अंगूठे हैं वो कम काम करते हैं और 2016 से उनको दिक्कत है। तो देखिए, अगर बहुत दिक्कत है 2016 से और आपने अगर स्पाइन का MRI कराया है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि क्या ये दिक्कत डिस्क की वजह से है या किसी और वजह से है। अगर नस में कोई दबाव है जिसकी वजह से दिक्कत है तो हमें उस दबाव को हटाना चाहिए जिससे हम आपके पैरों में वापस जान को ला पाएँ।
हालांकि जब ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी हो जाती है तो चांसेस इस बात के भी बढ़ने लगते हैं कि नर्व में परमानेंट डैमेज हो गया हो और नर्व वापस रिपेयर ना करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है देखना कि कितना आपकी पावर बची है, कितना नर्व काम कर रही है, कितना आपको प्रॉब्लम है और कितना फ़ायदा हम सर्जरी के बाद दे पाएंगे। यदि हम सर्जरी के बाद अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि सर्जरी ज़रूर करनी चाहिए। अगर चांसेस हैं तो भी सर्जरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी चांसेस हैं तो फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हालांकि अगर लगता है नस टोटली मर गई है तो सर्जरी करना सिर्फ टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, अननेसेसरी रिस्क लेना और पैसे वेस्ट है। इसलिए सर्जरी तभी करनी चाहिए जब आपको कुछ रिजल्ट एटलीस्ट आए, इसकी उम्मीद हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस एपिसोड से कुछ जानकारी मिली होगी, और यदि आपको लगता है कि कुछ इसमें से काम की जानकारी है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उनको लिखकर हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग।